हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक सिंह, JLMCS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, एक काफ़ी समझने वाला टॉपिक है, फील करने वाला टॉपिक है। तो इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से फील करेंगे। ऑर्गेनिक को आज ऑर्गेनिक को फील करने वाला दिन है, तो हम लोग ऑर्गेनिक को आज फील करेंगे, इस टॉपिक को फील करेंगे, एक्चुअल विजुअलाइजेशन देखेंगे, किस तरह से मॉलिक्यूल होता है, किस तरह से इसका प्रोजेक्शन होता है, किस तरह का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन होता है, न्यूमेंस प्रोजेक्शन कैसा होता है, एक छोटे से गैजेट से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में जानते हैं। तो डिफरेंट टू कॉन्फर्मर फॉर्म बाय फ्री रोटेशन सो एल्सो कॉल्ड रोटामर। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर को हम लोग रोटामर भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्री रोटेशन से बनता है। फ्री रोटेशन से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है, उसमें किसी तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग की जरूरत नहीं होती है। बस कॉन्फर्मेशन को आप रोटेट करिएगा तो वो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, दो तरह का प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहला था 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। तो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन देखते हैं। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और इस कैमरे में भी देखिए, इस तरह का 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन होता है, इस तरह का। ये ये कार्बन है, ये कार्बन एटम है, इससे ये तीन चार बॉन्ड बना रहा है। एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया। ये वाला कार्बन उसके पीछे वाला चार बॉन्ड बना रहा है। एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया। टोटल चार बॉन्ड। और इस तरह का प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन कहते हैं। ये आपका इक्लिप्स हो गया। अगर इसको घुमा देते हैं इस तरह से तो ये आपका स्टैगर्ड, इस तरह से एक दूसरे को किसी तरह से ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये हो गया आपका अगला प्रोजेक्शन। और अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो ये हो गया इक्लिप्स, और एक दूसरे को जब ओवरलैप नहीं करेगा तो हो गया स्टैगर्ड। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रोजेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेंस प्रोजेक्शन, जिसको न्यूमेंस ने दिया था। तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये बड़ा वाला जो पार्ट है ब्लैक वाला, इसको हम लोग बैक एटम कहते हैं। और ये आगे जो छोटा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला जो है उसको हम लोग फ्रंट एटम कहते हैं। और इसके पीछे बड़ा वाले को हम लोग बैक एटम कहते हैं। और वो इसके साथ जो एटम अटैच है, जो बॉन्ड बना रहा है वो है। इसमें जो बीच वाला बॉन्ड होता है इसको हम लोग नहीं शो करते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग आगे और पीछे वाले बॉन्ड को शो करते हैं। तो ये देखिए, ये दो फॉर्म में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। और ये देखिए इस तरह से ये दूसरा फॉर्म हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं डिहाइड्रल एंगल। डिहाइड्रल एंगल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ फ्रंट कार्बन विथ देयर एटम एंड प्लेन ऑफ बैक कार्बन विथ देयर एटम। फ्रंट कार्बन के एटम से और बैक कार्बन के एटम के प्लेन से, जो प्लेन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो प्लेन जो एंगल होता है दोनों के प्लेन के बीच में, उसी को हम लोग डिहाइड्रल एंगल कहते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ फ्रंट कार्बन और प्लेन ऑफ बैक कार्बन, उसी को हम लोग डिहाइड्रल एंगल कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखें,
ये हो गया इस तरह से। ये मान लीजिए ये दोनों प्लेन है, ये इस वाले कार्बन के एटम और इसके बीच का ये प्लेन है, और ये हो गया इस बैक वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में प्लेन। ये दोनों प्लेन है एक दूसरे के बीच में, अभी 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जब इस कार्बन को हम लोग रोटेट करेंगे तो ये भी साथ साथ रोटेट होगा, और ये दोनों के बीच में, ये दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो उसको ही हम लोग डिहेड्रल एंगल कहते हैं। ये दोनों प्लेन के बीच में, ये दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा, पहले तो 0 डिग्री है, फिर ये रोटेट हुआ, दूसरा कार्बन रोटेट हुआ, अब जो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, उसी को हम लोग डिहेड्रल एंगल कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फिगर में देख सकते हैं। देखिए ये वाले कार्बन, ये वाला कार्बन का ये प्लेन है, ये वाले कार्बन का ये प्लेन है, ये दोनों के बीच में, और ये वाले के बीच में, ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग डिहेड्रल एंगल कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन का कॉन्फर्मेशन देखते हैं। ये जितने सारे अटैच हैं, ये छोटे छोटे, ये सबको हम लोग हाइड्रोजन मानते हैं, मान लेंगे, हाइड्रोजन मान के चलेंगे कि ये सारे हाइड्रोजन हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो इक्लिप्स होता है, जिसमें एक दूसरे कार्बन एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। देखिए एक दूसरे एटम एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, जिसको इक्लिप्स कहते हैं। अब इसको हम लोग 60 डिग्री से जब रोटेट करेंगे तो ये जो नया फॉर्म बनेगा, नया स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्टैगर्ड कहते हैं, इसको हम लोग स्टैगर्ड कहते हैं। तो ये हो गया इक्लिप्स, जिसमें पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है, और ये हो गया स्टैगर्ड, जिसमें हम 60 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म आएगा। अब देखते हैं इक्लिप्स और स्टैगर्ड में कुछ अंतर। तो जब इस तरह से इक्लिप्स में होगा तो एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह से ओवरलैप कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। वही अगर जब हम इसको स्टैगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री से चेंज करेंगे और ये स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो फिर ये दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है एटम के बीच में, तो रिपल्सन बहुत कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी बहुत कम होगा। जब एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल होता है। इक्लिप्स फॉर्म में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी घट जाता है। और स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्सन बहुत कम होता है, एनर्जी इसलिए उसमें कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का कॉन्फर्मेशन, इसमें हम लोग को एक चीज़ मान लेना होगा कि किसी एक को हम लोग CH3 मान लिए, इसको भी हम लोग CH3 मान लिए, और CH3 को इंडिकेट करने के लिए हम ये दोनों वाला CH3 हो गया। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसमें CH3 इक्लिप्स है, जिसमें CH3 को ओवरलैप कर रहा है और दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे 60 से, कितने से? 60 से रोटेट कर देंगे, तो फिर दो CH3 एक दूसरे के बगल में आ गए। इसको हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड या गॉस फॉर्म। यहाँ पे भी रिपल्सन बहुत कम होता है। उसके बाद हम लोग फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो फिर अब CH3 और हाइड्रोजन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसको कहते हैं पार्शियली इक्लिप्स।
उसके बाद फिर एक बार इसको रोटेट करेंगे और यहाँ पे CH3 दूसरे CH3 के जस्ट एकदम अपोजिट आ जाएगा। एक CH3 दूसरे CH3 के जस्ट अपोजिट आ गया। यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा कम होगा और इसको हम लोग एंटी स्टैगर्ड या एंटी कहते हैं। उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स में एक CH3 फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। एक CH3 एक हाइड्रोजन को ओवरलैप करेगा। उसके बाद अगला आता है स्टैगर्ड और गॉच, जो पुरानी तरह से है, जिसमें 60 डिग्री से रोटेट करने पे इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। मीन्स एक CH3 दूसरे CH3 के बगल में होगा। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहला इक्लिप्स जिसमें एक CH3 दूसरे CH3 को ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। CH3 और CH3 दोनों काफ़ी बड़े ग्रुप हैं और दोनों के जो आसपास होंगे, सामने होंगे दूसरे के, तो दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जब हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारा जो अगला फॉर्म आएगा उसको हम लोग स्टैगर्ड या गॉच फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक CH3 दूसरे CH3 से 60 डिग्री पे एक दूसरे से दूर होंगे, तो इनके बीच में थोड़ा कम रिपल्सन होगा इक्लिप्स के मुकाबले। उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स आता है जिसमें एक CH3 एक हाइड्रोजन को कवर्ड करेगा। यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा और कम होगा। उसके बाद आता है उसके बाद होता है एंटी स्टैगर और एंटी, जिसमें एक CH3 जस्ट दूसरे CH3 के अपोजिट होगा। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो रिपल्सन होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। उसके बाद आता है पार्शियली इक्लिप्स, जो जिसमें एक हाइड्रोजन और एक CH3 आसपास होंगे। उसके बाद आता है स्टैगर्ड और गॉच। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो जब CH3 एक CH3 के जस्ट अपोजिट होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन बहुत कम होगा। तो एनर्जी बहुत कम होगा, इसलिए स्टेबिलिटी बहुत कम होगा, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद जो आपका स्टैगर्ड और गॉच फॉर्म है, स्टैगर्ड और गॉच फॉर्म में एक CH3 दूसरे CH3 से दूर है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। तो इसमें 2 और 6 दोनों सेम ही हैं, तो 2 और 6 की एनर्जी बराबर होगी, लेकिन स्टेबिलिटी बराबर होगी, लेकिन 4 से कम होगी। उसके बाद 3 और 5 ये दोनों की भी एनर्जी सेम होगी। दोनों पार्शियली इक्लिप्स है, लेकिन स्टेबिलिटी इन लोग की 2, 4 और 6 से कम होगा। उसके बाद सबसे जो कम स्टेबल है वो है इक्लिप्स फर्स्ट वन। तो उसके बाद हम इन लोग का एनर्जी लेवल, एनर्जी डायग्राम, तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल, सबसे पहले इक्लिप्स फॉर्म है ये। जब इक्लिप्स फॉर्म को हम लोग 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी कमेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कमेगा, तो एनर्जी एक लेवल तक कमा। उसके बाद फिर हम लोग इसको जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर क्या होगा? पार्शियली इक्लिप्स आएगा, जिसमें एनर्जी फिर बढ़ेगा और स्टेबिलिटी फिर से घटेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा CH3 और हाइड्रोजन के बीच में, तो एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन इक्लिप्स से थोड़ा कम होगा। तो इस ग्राफ में हम लोग इक्लिप्स से थोड़ा कम एनर्जी पे पार्शियली इक्लिप्स को रखेंगे। उसके बाद फिर जब हम लोग इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एनर्जी लेवल एकदम डिक्रीज करेगा, क्योंकि CH3 दूसरे CH3 के जस्ट अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पे रिपल्सन बहुत ही कम होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगा और एनर्जी बहुत कम होगा। तो जब हम इसको रोटेट करें 60 डिग्री से, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एनर्जी घट जाएगा। उसके बाद जब फिर हम इसको रोटेट करेंगे पार्शियली इक्लिप्स को, तो ये बनेगा एंटी स्टैगर्ड में जब हम इसको चेंज करेंगे तो फिर से एंटी स्टैगर्ड में एनर्जी लेवल कम होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एक CH3 दूसरा CH3, एक CH3 और एक हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो थोड़ा इसमें रिपल्सन बढ़ेगा। और ये हमारा इसका फिर हम इसको स्टैगर और गॉच फॉर्म में चेंज करेंगे तो फिर एनर्जी घटेगा और कुछ इस तरह का जिगजैग ग्राफ आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला इथाइल ग्लाइकोल का
इस इथाइल ग्लाइकोल का न्यूमेंस प्रोजेक्शन। तो इथाइल ग्लाइकोल का न्यूमेंस प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का होगा। इसमें जो दोनों कटा हुआ है इसको हम लोग OH और इसको भी OH मान के चलेंगे। तो जब इसमें थोड़ा अलग होता है, ऐसे तो होना चाहिए था कि दोनों के बीच में रिपल्सन काफ़ी है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम जाना चाहिए था, और जो इक्लिप्स फॉर्म में लेकिन और गॉस फॉर्म में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं एक OH दूसरे OH से इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। इंट्रा मीन्स अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ही जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी कारण यहाँ पे जो रिजल्ट हो वो उल्टा आएगा, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन OH एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, जिसके कारण गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से, यहाँ पे क्या होगा कि गॉस फॉर्म का जो स्टेबिलिटी है एंटी फॉर्म से ज़्यादा होगा, एंटी से ज़्यादा गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन कहते हैं। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, जिसके कारण गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। तो देखते हैं और किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये हो गया गॉस फॉर्म, ये हो गया एंटी फॉर्म। जब X और Y अगर किसी तरह का अल्काइल ग्रुप होंगे तो इसमें एंटी वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा गॉस फॉर्म से। अगर वहीं पे X और Y अगर OH होंगे तो इसमें गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। अगर यही X और Y के जगह पे, X के जगह पे A फ्लोरीन हो और Y के जगह पे OH हो, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के OH के बीच में। इस कारण यहाँ पे भी गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म से। अब देखते हैं X और Y अगर जब C डबल बॉन्ड COH मतलब एसिड होगा COH, तो यहाँ पे दो कंडीशन लाई करेंगे। सबसे पहला अल्कली मीडियम, और दूसरा जब कुछ न दिया हुआ तो जिसको हम लोग एसिडिक मीडियम मानेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम उसको एसिडिक मीडियम मानेंगे। एसिडिक मीडियम में गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। वहीं पे अगर जब हम लोग इसको अल्कलाइन मीडियम मानेंगे तो यहाँ पे एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा गॉस फॉर्म से। तो होता क्या है, एसिड वाले में OH लगा रहेगा, लेकिन अगर अल्कलाइन मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा कि ये इस तरह से चेंज हो जाएगा CO माइनस में, और दो CO माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए यहाँ पे एंटी फॉर्म में स्टेबिलिटी घट जाएगा और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अगर हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं, जब एसिडिक मीडियम में हम इसको लेंगे तो यहाँ पे एक COH दूसरे COH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जिसके कारण गॉस फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जब हम लोग इसको अल्कली मीडियम में लेंगे, अल्कली मीडियम में एक OH H प्लस के रूप में रिलीज कर जाएगा, CO माइनस दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। जब हम लोग अगला देखते हैं सेवेंथ नंबर में जब हम लोग X को COH X लेंगे X की जगह पे, और Y लेंगे NH2 लेंगे Y की जगह पे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसके कारण गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सब बातें याद रखने वाली हैं, जिसको आप याद रखेंगे। विच कैन शो कन्फर्मेशनल आइसोमर, इनमें से कौन है जो कन्फर्मेशनल आइसोमर शो करता है? तो सबसे पहला तो किसी तरह से कन्फर्मेशनल मिनिमम दो एटम होने चाहिए जो एक दूसरे के पास रोटेट करे, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे ये फ्रीली रोटेट करेगा, जिसके कारण ये शो करेगा कन्फर्मेशनल आइसोमर। यहाँ पे तो कभी नहीं शो करेगा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री सिस्टम है, ये रोटेशन यहाँ पे होगा, तो ये
शो करेगा। यहाँ पे तो किसी तरह का चेंजिंग ही नहीं हो पाएगा, तो ये 5th नंबर नहीं होगा। CH2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी ये तो रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे तो किसी तरह का रोटेशन हो नहीं रहा है, तो ये कभी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होने के आएगा, क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का पहला शर्त है कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में फ्री रोटेशन होना चाहिए, और फ्री रोटेशन होकर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना चाहिए। तो 6 नंबर में ये तो रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, तो ये कभी भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी चेंज करेगा, तो किसी तरह का कॉन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं होगा, तो ये कभी भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर नहीं होगा। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, लेकिन ये और ये रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम नहीं है, तो इसके बीच में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस लेक्चर में बस इतना ही था। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर काफ़ी छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक होने के कारण ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। बस इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ता है ये सब चीज़ों से, और कुछ बातें याद रखनी होती है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट जो है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि किसमें एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टैगर होता है, कब गॉज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नीट में आती है, एनटीए को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, तो इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन कभी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर से आता है तो यहीं से उठकर आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, वो भी उसमें फर्स्ट पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म 2 स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और काफ़ी ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा मतलब फील आने वाला टॉपिक है। उसमें ऑर्गेनिक की पूरी फील आ जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा।